बार काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ और ये जो शख्सियत मेरे सामने है एसपी सिंह सर नाम है इनका। और काफ़ी बायोलॉजी में काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इनका। और सर हम मिले थे एक ट्रेनिंग में या आईआईएसईआर मोहाली में। ये और मैंने आपको वहाँ देखा है कितने इंटरेस्ट से आपने उन एक्टिविटीज़ को जो किया। हम हम्म, थोड़ा लेजी भी हो रहे थे बट आपने बहुत अच्छे से उन एक्टिविटीज़ को इस एज में भी अच्छे से परफॉर्म किया। हम्म, और बच्चों के लिए आप पूरे डेडिकेशन से वो सोलर सिस्टम का भी हम वो देख रहे थे, बहुत खतरनाक तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन वगैरह किया। तो उसी से प्रेरित होकर के मैंने सोचा ऐसे टीचर्स का इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए। और काफी समय सर के साथ टच में था और थैंक यू कोशिश कर रहा थैंक यू। था कि सर मुझे टाइम दे। और हम्म, अपने कीमती समय में से सर ने आज थोड़ा सा टाइम निकाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशनल टॉक पर। छोटा सा धन्यवाद। मेरा चैनल है, बच्चों के लिए मैंने बनाया है ताकि कुछ ना हम्म, कुछ मोटिवेशन बच्चों को मिलता रहे। और क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से जुड़ा हूँ और हमारी सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं केवीएस में आप कार्यरत है। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि कैसे 12th क्लास सीबीएसई के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें। 25 सालों से केवीएस में हूँ। टोटल मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 30 साल का हो गया है, रेजिडेंशियल का और केवीएस का। और इन 30 सालों की जर्नी में मतलब आपके थ्रू ही मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था इतना टाइम हो गया। और इस जर्नी के अंदर मेरा बच्चों के साथ जो लगाव था, बच्चों के साथ मतलब एक ही चीज मैंने फोकस की है कि कभी भी कोई भी चीज हो तो सबसे पहले बच्चे के चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए। बच्चे के अंदर से स्माइल तभी आएगी जब वो जिस काम के लिए स्कूल में आया है, जिस पर्पस के लिए स्कूल में आया है, वो उसका पर्पस हल हो जाए और वो खुशी-खुशी घर पे जाए और एक सैटिस्फैक्शन उसके चेहरे पे आती है ना जब, कि मैंने आज जी जो सर। सीखना था, मैंने वो सीखा। हम्म। यही मेरा एजेंडा रहता है, यही मेरा फोकस रहता है। और इस 30 साल की जर्नी में मैं एनसीईआरटी के साथ जुड़ा रहा हूँ, काफ़ी समय से, स्टडी मटेरियल्स बनाने, उनकी ट्रेनिंग्स के सर। लिए। फिर एससीईआरटी चंडीगढ़ से भी मैं जुड़ा रहा हूँ काफ़ी साल तक। और पिछले 15-20 सालों से मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो ये तो मेरा एक छोटा-सा है। लेकिन इन पूरी जर्नी के अंदर मेरा हर रोज़, एक-एक दिन, एक-एक पल मेरा बच्चों के साथ जुड़े रहने से है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि जिसकी वज़ह से बच्चे जो हैं और बेहतर कर पाएँ। या कभी-कभी जब बच्चे अप्रोच करते हैं कि मेरे को ये टॉपिक ये नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से अगर किया जाए, तो क्या अल्टरनेटिव वे चूज़ किया जाए कि उस बच्चे को वो कर पाए उसको, कर पाए। क्योंकि मेरा फ़ोकस यही रहता है कि अल्टीमेटली उसके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए और स्माइल तभी आएगी जब वो कर पाएगा उसको। तो बस ये सर अल्टरनेटिव रूट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की चाह में 30 साल निकल गए और आज आपके सामने। सर थैंक यू वेरी सर मच। बहुत बहुत आपका आभार कि आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस और उसके कुछ खास चीजें हमें सुनने को मिलेंगी। कैसे बच्चा प्रिपेयर करे, नीट के लिए भी कैसे प्रिपेयर करे। सर हुँ, उससे पहले सर मैं एक्चुअली वो पॉइंट आपने टच नहीं किया कि आपको केवीएस की तरफ से एक मौका मिला था शायद फॉरेन कंट्री में भी काम करने का। ओह या! यस, यस। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि टीचर्स थैंक भी यू। देखते हैं इस चैनल को सर, टीचर भी देखते हैं जो मोटिवेटेड हैं केवीएस एनवीएस जैसे संस्थाओं को ज्वाइन करने के लिए। तो हुँ, हुँ। केवीएस में शायद ऐसा मौका मिलता है कि फॉरेन कंट्री में जाके भी पढ़ाने का, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नहीं, बढ़िया, आपने बढ़िया। मैंने एक्चुअली अपना पर्सनल थोड़ा-सा कम रखा था, लेकिन आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। थैंक्स टू केवीएस कि उन्होंने मुझे कैपेबल समझा कि मैं जो केवीएस के जो बाहर 3 एम्बेसीज़ के स्कूल्स हैं, उनमें मैं पढ़ा सकूँ। इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू केवीएस कि उन्होंने कैपेबिलिटी मेरी देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा 3 स्कूल्स जो हैं, वो एक न नेपाल में है, एक ईरान में और एक है रशिया में, मॉस्को में है। तो मेरा सिलेक्शन मॉस्को के लिए हुआ था 3 साल के लिए। मॉस्को आपको पता ही है, वो यूरोप का पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, तो बिल्कुल यूरोप ही था वो। और उन दिनों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंदर से खुशी सी आती है, वहाँ पे काम करना एक अलग बात होती है। खुशी इस बात की होती है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है और ये भी एक खुशी रहती है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो केवीएस ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन तक
पाई, उन्होंने भी देखा, टेस्ट किया और पूरे इंडिया में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट होता है 3 साल के लिए। एंड आई वाज़ लकी एनफ, आई वाज़ फॉर्च्यूनेट एनफ कि मेरे ऊपर मेरे भाइयों की और मेरे माता-पिता की अच्छी कृपा रही कि उनके आशीर्वाद से वो एक जो सिलेक्शन होनी थी पूरे इंडिया में, वो एक मैं था। So that is my little journey. And Moscow, you know, it is Europe. So that was all the culture that I studied there. It was Embassy of India school there, and 50% were Indians there. Rest 50% were people of Indian origin. एंड देन एशियन कंट्रीज वो सारे वहां पे थे, तो एक मल्टी कल्चरल व्यू हमें मिला वहां पे। आप इंडिया में किसी भी एक छोटे से स्टेट में रहते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अपने ही घर पे हैं, लेकिन जब आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं और वहां पे आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं, वहां पे एक नजरिया डिफरेंट हो जाता है। मैं तो आपके यस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे अगर कुछ भाई जो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए भी कुछ अगर पॉइंट्स हम कभी प्लान आउट करें, उनके लिए भी किस तरीके से बाहर जाने के कुछ क्राइटेरिया मैंने क्या किया, तो वो भी मैं सामने रख पाऊंगा। सर मैं ये पक्का भी सर बताना मैं चाहूंगा कि मैं जब वापस आया था तो उसके बाद मैंने ये बातें अपने साथियों से भी की थी, और थैंक गॉड, मतलब इट इज ऑल कोइंसिडेंस और लक, मेरे जो 3 साथी हैं वो भी मॉस्को और नेपाल में पहुंच पाए, उसकी वजह से अभी एक हैं मॉस्को में, अभी भी हैं, अभी इस साल उनको वापस आना है। तो हम सब एक ही साथ थे और आपस में डिस्कशन किया करते थे, और किस तरीके से वहां पे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मुझसे पूछा गया, इंटरव्यू 1-1 घंटे का इंटरव्यू चलता है वहां पे। तो हम्म। वो सारी बातें हुई, तो एंड 3 मेरे साथी वहां पे, और मेरे को थोड़ी सी अंदर से खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो किसी के काम आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। बीच में थोड़ा मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बट शायद आपको आपकी साइड से आवाज आ रही होगी, आई एम हाँ, श्योर। मेरे को अच्छा, आवाज आ रही थी, मैं देख पा रहा था, आपको नहीं देख पाया, लेकिन वो सारा चल रहा था सिस्टम। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, व्यूअर्स पक्का सुन पाएंगे होंगे। सर ये जो आपने बताया कि कैसे मतलब आप मॉस्को में थे सर, वो मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, कहाँ थे आप? मॉस्को में, एम्बेसी मॉस्को एम्बेसी में। ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को। ठीक है सर, इसके ऊपर हम एक कोशिश करेंगे आपसे टाइम लेके किसी संडे को कोई वीडियो इस पे हाँ, स्पेशल हम श्योर रखेंगे सर। श्योर हाँ, श्योर। तो आज सर क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो स्टूडेंट से जुड़ा है, तो उसी टॉपिक पर वापस आते हैं। सर आपने 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है बायोलॉजी को डील करने में, तो सर एनसीईआरटी के साथ आप एक तरीके से काफी लंबे समय से जुड़े रहे, ट्रेनिंग रिसर्च भी की। तो सर जो नीट का पेपर डिजाइन होता है, नीट का जो पेपर आपने देखा है, तो उसका क्या रिलेशन सर हम कहेंगे कि एनसीईआरटी अगर स्टूडेंट एक नाइन्थ में, मैं तो सिक्स ऑनवर्ड ही बात करूंगा, क्योंकि सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में जैसे बच्चा पढ़ता आ रहा है, और वही बुक इलेवंथ में फिर वो पढ़ता है एनसीईआरटी, तो कुछ जैसे टीचर्स का गाइडेंस रहता है कि कुछ प्राइवेट पब्लिशर पे जा सकते हैं आप, जैसे प्रदीप है, एक और बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, तो दिनेश है, या कुछ और पब्लिशर्स हैं। तो बच्चे को सर उस तरफ जाना चाहिए या एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए, मतलब नीट एस्पिरेंट नहीं, को? बेसिकली अगर आप नीट का पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीट कोई भी पेपर उठाइए आप, उसके अंदर हम्म। आपको क्वेश्चन जो है, वर्डिंग्स जो आएंगी, डिट्टो वर्डिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक मिलेंगी, एज इट इज उठाई हुई वर्ड्स, लाइंस एज इट इज मिलती हैं, वर्ड्स मिलते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर और उससे लास्ट ईयर का पेपर, मैं 3-4 साल से नीट का पेपर इवेलुएट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वही के वही वर्ड्स एज इट इज लाइंस में से निकाले हुए हैं। और पेपर जी खत्म सर। होने के बाद बच्चों के मैंने व्यूज लिए, तो बच्चों ने कहा सर ये वाली चीज कहाँ से आ गई, ये वाली चीज कहाँ से आ गई, जबकि हमने बच्चों से कहा था, हमने कहा योर पेपर इज फ्रॉम नीट एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना, हम्म। एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू हैव टू रीड द लाइंस ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड दोज लाइंस, यू हैव टू रीड द वर्ड्स विद इन द लाइंस, द मीनिंग हम्म। कमिंग आउट विद इन द लाइंस। मैं हम्म। हैरान था पिछली बार, और उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक वर्ड एक पर्टिकुलर लाइन से उठाया गया था, वो एक वर्ड था सिर्फ, उसी एक वर्ड के ओके। ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। हम्म। आमतौर पे एज अ टीचर, जो है वो उसको, नॉर्मल जो टीचर है अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, इवन इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो, सो दे जस्ट हम्म। कंटेंट क्लैरिफिकेशन होती है वहां पे। और क्लास में तो आपको पता है, स्कूल में तो इतना टाइम भी नहीं होता है एक पीरियड में, तो हम फटाफट उसको हम्म। रश थ्रू करके कंप्लीट कराते हैं।
लेकिन उसके बावजूद मैं बच्चों से कहता था कि आप एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़िए, जो कंटेंट स्कूल में किया हुआ है उसी उतना सा 40 मिनट का जो 30 मिनट की क्लास थी उतना ही कंटेंट एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंड दैट हैपेंड लास्ट टाइम आल्सो एंड डे लास्ट टू लास्ट टाइम आल्सो। तो मैंने उनसे फिर हमने किताब निकाली, वो क्वेश्चन निकाला, किताब निकाली, हम देखो देखो इस पेज पे ये वर्ड है, अब इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब एनसीईआरटी का और बाकी जो पब्लिकेशंस हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस, उनका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी जनरली एक पतली सी किताब होती है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई बच्चे की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बड़ी अच्छी है, लैंग्वेज वो समझ पाता है अंग्रेजी को या हिंदी को, तो वो बच्चा उन लाइनों का मतलब और लाइनों के बीच का मतलब निकाल लेगा। बच्चे मार तब खाते हैं जब उनको उनकी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होती है, वो समझ नहीं पा रहे हैं लैंग्वेज को। और इसीलिए फिर यहाँ पे प्राइवेट जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें आ जाती हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 10-10 एग्जाम्पल। तो बच्चा क्या करता है, अब इसमें एक गलत बुरी बात नहीं है, मैं प्राइवेट पब्लिशर्स को कभी बुरा नहीं कहता हूं। उनकी किताबें मोटी क्यों होती है, क्योंकि वो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, इलेबोरेशन पे इलेबोरेशन देते हैं, ठीक है ना। ये है, एनसीईआरटी इलेबोरेट नहीं करती है उसको, एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्ट सामने रखती है। अब गलती कहां पे हो रही है कि बच्चा जब किसी प्राइवेट ऑथर की किताब पढ़ेगा तो वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेगा, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेगा, 10 एग्जाम्पल पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो वो वही चीज कर रहा है जो किसी ने लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया है, बाकी आप एग्जाम्पल्स खुद ढूंढो, इन पैरामीटर्स को अप्लाई करो, ये कंडीशंस अप्लाई करो, आपको एग्जाम्पल्स आप ही के आसपास मिलेंगे। कीप योर आईज ओपन, हैव अ कीन आई साइट। यहां पे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं मेंडल का। मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, मतलब उसने उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वही लिखा। अब देखिए मेंडल डिस्कवर क्या कर गए, जेनेटिक्स। उनके जो जेनेटिक के प्रिंसिपल्स थे, जो ऑब्जर्व किया वही उन्होंने बताया। हम कितने सालों बाद ये जान पाए कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, ये जीन्स के होते हैं और ये क्रोमोसोम्स पे पड़े होते हैं, क्योंकि तब हम माइक्रोस्कोप के वजह से हमने सेल को देखा, न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर्स को देखा, एंड थैंक्स टू हर्शे, चेज एंड ग्रिफ्थ, जिनके एक्सपेरिमेंट्स, मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट्स, जिनसे हमें पता लगा कि यही वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सारी की सारी इनहेरिटेंस, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती, गलती नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल रूल है। जैसे सर मैं अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी जो नई आई है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्यूरियोसिटी के नाम से, और उसमें एक टर्म यूज की है सर, स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस पहली बार 10th में यूज होती थी, तो इस बार 6th की एनसीईआरटी ने टर्म यूज कर दिया स्टिमुलस। तो क्योंकि मैंने 10th भी पढ़ाया था बच्चों को, तो मैंने फिर बच्चों को बताया कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनके टुवार्ड जब कोई रेस्पॉन्स देते हैं हम, तो उनको हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो मैंने बच्चों को एग्जांपल देके भी बताया सर, रूट्स का भी जैसे है, मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट या ग्रेविटी किस तरह का है, जैसे जियोट्रोपिज्म, शायद आप लोग 10th में पढ़ाते होंगे, जियोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। तो एनसीईआरटी खैर इनोवेट तो कर रही है सर, अभी 6th की एनसीईआरटी नहीं, में काफी एनसीईआरटी को आप वो एग्जांपल्स क्यों ले रहे हो जो बुक में दिए हुए। स्टिमुलस तो एक बड़ा सिंपल सा इंग्लिश का टर्म है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मम्मी ने एक बच्चे को पुकारा, ठीक है, बच्चे ने सुना और मम्मी को बोला हाँ मैं आ रहा हूं, तो मम्मी का पुकारना एक स्टिमुलस है, और बच्चे का बिल्कुल उसकी तरफ रिस्पॉन्ड, तो वो एक रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स तो बड़ा ही बेसिक चीज है। माँ बेसिक बच्चे के चीज है। ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख रही है अगर, और कह रही है कि तू चिंता मत कर, ये एक तरह का टेक्टाइल मतलब मैसेज है ना, एक मैसेज बाहर से आना, वो एक स्टिमुलस है। और उस मैसेज के बेस के ऊपर आपका कोई रिएक्शन करना, ये एक रिस्पॉन्स है। बिल्कुल तो सर। अगर आप इस तरीके से समझाएंगे छठी क्लास में आपको, ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पुट अप किया है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जो अब 11वीं में तो हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पूरा आ गया, पूरा आता है, 10th में आता था पहले, अब फिर नीचे वाली क्लासेस में आ गया। ये सारा का सारा जो आ रहा है, ये बेसिकली एनईपी 2020 की वजह से आ रहा है।
क्योंकि यस सर। उन्होंने कहा है कि आपको किताबों की ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड से बाहर निकल के उनको उनकी जो जिंदगी में है उसके साथ जोड़ना है, डे जी। टू डे लाइफ के साथ जोड़ना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जोड़ना है। हम्म, और स्टिमुलस एंड रिस्पांस की अगर मैं एग्जांपल लूं तो कोई भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिना स्टिमुलस और बिना रिस्पांस के हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कायदे से ये एनसीईआरटी की किताबें, सीधी सी एक छोटा सा फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी जो है उनकी हम्म। किताबें प्रोफेसर्स लिख रहे हैं और पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, राइट? हाँ। तो बड़े सोच समझ के बना रही है। बिल्कुल सर। मैं आपको एक और यहीं पे लगते हुए एक बात बता देता हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आल्सो इन सीबीएसई। आई एम अ यस रिसोर्स सर। पर्सन देयर। तो मेरी जिम्मेवारी रहती है कि जैसे जब जब ड्यूटीज लगती हैं मेरे को, तो मेरे को डिफरेंट स्कूल्स में जाना पड़ता है ट्रेनिंग देने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को भी मैं गया था, यमुनानगर वाली साइड पे, अम्बाला वाली साइड पे गया था। तो आने वाले दिनों में और भी मैं जाऊंगा। तो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन एनईपी। तो वो जो हम नीचे लेके आ रहे हैं ना वर्ड्स, नॉलेज को एक बच्चे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और वर्ड बड़ा अच्छा अच्छा आ जाता है हमारे पास। एग्जाम्पल स्टिमुलस ही ले रहे हैं हम, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का ही ले रहे हैं। हम्म, ये नॉर्मली जो है हायर क्लासेस में आता था, अब ये लोअर क्लासेस में चला गया है। तो इससे एक और चीज क्या निकल के आती है, हमने बच्चे के लेवल कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हम बच्चे के लेवल पे आके उस बच्चे को सिखा सकते हैं। छठी क्लास में भी सिखा सकते हैं, 5वीं में भी सिखा सकते हैं। 5वीं में हमें फोटोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, 5वीं में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे जो 5वीं का बच्चा समझ सकता हो। छठी में हम उसके लेवल के एग्जाम्पल्स लेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, सिर्फ परिस्थिति चेंज हो गई है, बच्चा चेंज हो गया है। इसीलिए हम उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, कनेक्शन विद द लाइफ, हम वही कनेक्शन विद द लाइफ करेंगे जो उस बच्चे का डे टू डे रूटीन है। वो छठी क्लास का बच्चा है, वो 12 से 13 साल का बच्चा है, उसकी जिंदगी में कितना क्या क्या चल रहा होगा, वो कौन से एग्जाम्पल्स को देख रहा होगा, उन्हीं के साथ हम्म। कनेक्शन जो है ना, दैट इज रियल लाइफ सिचुएशंस। कॉन्सेप्ट्स तो रिमेन ठीक है। सेम, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अच्छा सर, जैसे 12th की बायोलॉजी की बात करें तो 12th की हम्म, बायोलॉजी में जैसे शायद पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल आई थिंक। तो अगर हम वेटेज की बात करें मार्क्स के, तो बच्चे को सर मार्क्स के हिसाब से चलना चाहिए या स्टार्टिंग से पढ़ते हुए कनेक्ट करना चाहिए अभी 10 इसमें दिन ना में? दो चीजें आ जाती हैं सर। पहली चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे अभी का एक सिचुएशन है, हमारी 10 दिन रह गए हैं, 9 दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए, हम्म, बोर्ड के एग्जाम के लिए। और यहाँ पे ना दो तरह के हमारे पास नॉर्मली बच्चे देखे गए हैं। एक वो जो तो यस सर। कहेंगे कि अच्छा हुआ 10 दिन मिले, मैं ध्यान से हर एक चैप्टर पढ़ूंगा, रोज ठीक। पढ़ूंगा, ठीक है। हम्म। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कहेंगे नहीं, एक दो दिन रिलैक्स लेते हैं, हमारे पास हम्म, दिन है, बाद में पढ़ेंगे। ये जो सेकंड ठीक। कैटेगरी होती है ना, हम रिलैक्स कर लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, अगर वो पढ़ भी हम्म। लेंगे तब भी वो एक बार या दो बार रिवाइज कर पाएंगे। हो सकता है हम्म। पूरी तरह रिवाइज ही ना कर पाए, ये हम्म। बाद में नुकसान करेंगे। हम्म। तो डे वन, जिस वक्त इनका हिंदी का एग्जाम या जो भी एग्जाम लास्ट था वो खत्म हुआ था, हिंदी का एग्जाम ओवर हो गया, जो कर गए सो कर गए, कोई चेंज नहीं कर सकता। घर पे हम्म। जाओ, रिलैक्स करो और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। दिन नहीं है, 10 दिन, 1 साल निकल गया, पता लगा? नहीं। 9 दिन कैसे निकल जाएंगे, कैसे पता लगाओगे? तो इसलिए रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं है उसमें। मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों से कि वो टाइम फैक्टर को सामने रखें, दिनों को सामने रखें, चैप्टर्स को सामने रखें। और अगर यूनिट्स की बात की जाए तो 5 यूनिट्स हैं और 9 दिन हैं। इनमें से कुछ यूनिट्स बड़ी हैं, उनको आप डेढ़ डेढ़ दिन दे सकते हो, कुछ यूनिट्स छोटी हैं, आसान है। एनवायरमेंट की यूनिट बहुत आसान लगेगी आपको, वो आप एक दिन में 3 चैप्टर्स निपटा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है आपको, एक दिन से डेढ़ दिन लग सकता है। जेनेटिक्स में डेढ़ दिन लग सकता है, राइट? हम्म। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तब, अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो एक दिन में, एक दिन का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि 24 घंटे को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 8 8 into 3, 8 घंटे हम्म। सोने के लगा दिए मैंने, चाहे रात को 8 घंटे हम्म। सो जाओ, चाहे 6 घंटे सो जाओ, 2 घंटे बाद में सो जाओ।
8 hours relaxation, complete relaxation is a must. Now remaining 16 hours. Out of those 16 hours, reduce 4 hours because you have to take bath also, dinner, 3 टाइम की meals हैं, relax करना है, मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, करो, पीछे नहीं हटना है, काटना नहीं है आपको, आपकी नॉर्मल ये वाली चीजें चलनी चाहिए, ये आपके मोरल बूस्टर्स हैं। आपके पास 12 घंटे बचते हैं, sufficient. Go technically. 12 hours per day is sufficient. And the same concept goes for your NEET exam. You can go ahead with this thing. Okay, during NEET, you can increase your hours from 12 to 14, maybe 15 or 16, whatever you can do. You have to give one shot, give it the final shot. एक बार में अगले साल मेहनत करनी है, मैं इस बार ड्रॉप कर देता हूं। क्यों? अगले साल मेहनत करोगे तो अभी क्यों नहीं? जो मेहनत अगले साल करनी है वो इसी साल कर दो ना। और उसका फंडामेंटल्स क्या है? 8 into 3 24. And now utilize your time technically instead of just going through. अभी जैसे अब आपने फर्स्ट चैप्टर की बात की तो सीधा सा है, फंडामेंटल चैप्टर है, रिप्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स हैं उनके। प्लांट्स के बारे में रिप्रोडक्शन है, फिर ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन है और फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह सारा कुछ है उसके अंदर। तो इसकी अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट बताऊं तो एक पिक्चर बनाओ दिमाग में। सभी बच्चे अगर चैप्टर को शुरू करने से पहले 2 अप्रोचेस हैं। पहला ये कि मेरे को ये आता है मैं छोड़ देता हूं, ये नहीं आता इसको पहले करता हूं, ये पहली अप्रोच है। कुछ के लिए ऐसा ठीक हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो आया है उसको ध्यान से किया हुआ है, लेकिन सभी ने ऐसा ध्यान से नहीं किया। तो टेक्निकलिटीज कहां पे आती हैं? आप उस चैप्टर को करने से पहले उसके मेन टॉपिक, सब टॉपिक्स लिख लो, चेकलिस्ट बनाओ पहले पेज पे। चेकलिस्ट में लिखो है क्या क्या। फॉर एग्जांपल प्लांट चैप्टर नंबर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दूसरा पॉइंट क्या है? गेमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल। तीसरा पॉइंट क्या है? गेमेटोफाइट्स, फॉर्मेशन। गेमेटोफाइट का एक क्वेश्चन अलग से आता है, मेल एंड फीमेल। तो अगर मेल गेमेटोफाइट है तो उसके अंदर क्या आंसर है, फीमेल गेमेटोफाइट है तो उसके अंदर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ड्रॉ ए डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अब बच्चे को देखना क्या है, मैं यही बात के ऊपर आ रहा हूं। तो अगर आता है स्ट्रक्चर या एंथर एंड ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो बनाना है, ठीक है, मेल एंड फीमेल का, पेटल सेपल्स छोड़ दीजिए, तो उसके अंदर बच्चा डायग्राम बना पाए, गायनोएशियम का डायग्राम बना पाए, एंथर का डायग्राम बना पाए, या डायग्राम अगर क्वेश्चन में आ गई है तो उसको लेबल कर पाए। अगर सेक्शन आ गया है एंथर का तो उसके अंदर जो 4 to 5 लेयर्स आती हैं बाहर से लेके अंदर तक या अंदर से लेके बाहर तक, उसको वो लिख पाए। और इसमें एमसीक्यूज में कहां पे फंसता है या नीट में कहां पे फंसता है। आपने देखा होगा सर कि एंथर के केस में जब सेक्शन उसका दिखाते हैं, व्यू करवाते हैं, तो बाहर से अंदर एक सीक्वेंस है लेबल्स की। नीट में क्या करते हैं? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर एक सीक्वेंस बनाते हैं और रैंडमली उसको हैफर्ड कर देते हैं, आगे पीछे वर्ड्स कर सीक्वेंस पूछ लो। हाँ, अब जिस 1 2 बच्चे 3 को 4 दिमाग में सीक्वेंस है वही बच्चा उसका आंसर निकाल पाएगा। बच्चे को सारे वर्ड्स पता हैं लेकिन वो वर्ड्स किस सीक्वेंस में है वो तब पता लगेंगे जब वो याद करेगा, या तो बाहर से अंदर तक याद करेगा या वो अंदर से बाहर तक याद करेगा। सीक्वेंस पकड़ना है, पॉइंट ये है। वर्ड याद नहीं करना है, सीक्वेंस पकड़ना है। ब्रेन सीक्वेंस को अगर मैं, सीक्वेंस इज अ वेव, ब्रेन जो होता है ये वेव के हिसाब से चलता है, फ्रीक्वेंसीज पकड़ता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। निमोनिक्स बना के कर सकता है बच्चा सर, कुछ भी करके, मतलब निमोनिक्स बना सकता है, कुछ भी, कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना एक तरीका है, उसको जो कंफर्टेबल लगे वो करे, लेकिन टेस्ट करे कि अगर गेमेटोफाइट्स की बात हो रही है तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का डिफरेंस पता होना चाहिए, उसकी डायग्राम वो बना सके, उसका लेबलिंग वो कर सके। और अगर लिखने के लिए आ जाए ये क्वेश्चन सपोज करो, तो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का कभी नहीं आएगा, 4 या 5 नंबर का ये कभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर अगर 2 नंबर का है तो मैं पूरा आंसर कैसे कैसे करूं, और अगर 3 नंबर का है
तो 3 नंबर में मेरे को क्या क्या लिखना पड़ेगा कि मेरा आधा नंबर भी ना कटे। जी सर। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट सबके लिए रखना चाह रहा हूं। सीबीएसई की चेकिंग में मार्क्स जो लगते हैं वो वैल्यू पॉइंट्स पे लगते हैं। मैं अक्सर ये बात बच्चों से भी कहता हूं, वैल्यू पॉइंट एक होता है और उसकी मार्किंग होती है आधी। दैट मीन्स 1 वैल्यू पॉइंट इज इक्वल टू हाफ मार्क्स। नाउ इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, it will either have 1 value point or it will have 2 smaller value points. Half mark is equal to 1 mark, or one big statement, 1 mark. And similarly, if it is a 3 mark question, then it will have minimum 3 points if there are larger points, or it will have 6 value points. तो अगर जी बच्चा इस चीज को दिमाग में रखे तो वो डेफिनेटली हमेशा सही लगेगा। अब बच्चे ने अगर दिमाग में रख लिया 3 नंबर का क्वेश्चन है एंड ही हैज टू गेट 3 आउट ऑफ 3, तो उसको वो 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पैराग्राफ्स में कभी भी आंसर सीबीएसई को मत दें। जी सीबीएसई उस पैराग्राफ में भी ढूंढेगी वैल्यू पॉइंट कहां है, वैल्यू पॉइंट कहां है, उसके नंबर मिलेंगे। तो जब सीबीएसई ने नंबर वैल्यू पॉइंट पर ही देना है, व्हाई टू राइट द आंसर इन अ पैराग्राफ? राइट डाउन इन पॉइंट्स, गिव द वैल्यू पॉइंट्स। The value point is there. It is valid. You get a mark. If it is not valid, you will not get a mark. Simple. CBSE evaluation of papers is very simple process. You need to just understand it. और इसमें आप अक्सर देखेंगे, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपके माध्यम से, कि सीबीएसई अक्सर जो टॉपर्स होते हैं उनकी मार्क जो शीट्स होती हैं, आंसर शीट्स, वो बोर्ड जो है अपलोड करता है साइट पे। उनको चेक करें, कभी बच्चों को दीजिए उनको चेक करने के लिए। जो टॉपर्स होंगे वो कभी भी, मतलब रेयरली वो एक्स्ट्रा शीट्स लेते हैं। जो मेन शीट एक मिलती है उसी के अंदर सब कुछ लिखा होता है। एक्स्ट्रा शीट्स की उनको जरूरत पड़ती ही नहीं है, और जो लिखा होता है वो बड़ा ही टेक्निकली लिखा होता है, इसीलिए उनके पूरे नंबर आते हैं। तो मेरा सिर्फ यही सर कहना अगर है कि कोई भी चैप्टर शुरू करें, चैप्टर 1 से अगर आप ले रहे हैं तो टॉपिक 1, इफ इट इज whatever topic it is, structure of anther or ovule, whatever it is, तो उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या है? डायग्राम बना सकते हो कि नहीं? टाइम टॉपिक नंबर पॉइंट 2 इज labels, all the labels in a sequence, either from outside to inside or from inside to outside, sequence में। then सभी पार्ट्स जो लेबल किए उनका काम, फंक्शन, ये एमसीक्यू में फंसता है। सपोज करो एंथर की डायग्राम आई नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन टैपिटम का फंक्शन एमसीक्यू में आ गया, तो उस लेबल का फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए, राइट? तो जब ये मैंने चीजें जब चलती हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा आगे निकलेगा। सर जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था 2003 में, जब भी टैपटम पूछा था, तब भी ये जब भी पूछा पूछा था। था सर ये टैपटम जो है ना सर, काफी बार मैंने देखा है पेपर में पूछ लेते हैं। बहुत बार अच्छा आता सर, है, बहुत बार। पहले चैप्टर में से सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, जैसे चैप्टर वाइज भी थोड़ा थोड़ा हम बात कर लें कि पहले चैप्टर में अगर, आपको क्या लगता है हाँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन हम आएगा? ऐसे करें, अगर ऐसे करें तो मैं थोड़ा थोड़ा एक हिंट सा दे देता हूं, जो अक्सर रिपीट हुए क्वेश्चन, जो टेक्निकली बड़े, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड माने जा सकते हैं। वो है चैप्टर 1 में गेमिटोफाइट्स का बनना, मेल या फीमेल। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन के अंदर जेनरेटिव सेल का और फिर मेल गैमिट्स का बनना। उसी तरीके से ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का बनना। और इसके अंदर जो अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, या कभी कभी उसमें असर्शन रीजनिंग में आ जाता है, नहीं तो डायग्राम में या एक्सप्लेनेशन तो आ ही जाता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, कई एट बार साइड रिपीट हुई, न्यूक्लियाई, हाँ ये तो आता है सर। कई बार रिपीट हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम चलें पॉलिनेशन पे ऊपर, तो अक्सर गैट्रोनोगेमी एंड जेनोगेमी, या कोई एग्जांपल्स देके, दो प्लांट्स का एग्जांपल देके ना, वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऑटोगेम, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट, इसकी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जी सर। इससे जब आगे चलते हैं पॉलिनेशन से आगे, तो फर्टिलाइजेशन आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन अक्सर रिपीट किया गया, बड़ी बार रिपीट किया गया। और डबल डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा जाता है। दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं, तो फर्स्ट मेल गैमीट एंड द एग, वो जायगोट बनाएगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा। सेकंड मेल गैमीट एंड द न्यूक्लियस इन द सेंटर, पोलो न्यूक्लियाई इन द सेंटर,
they will make n plus n plus n 3n triploid food storing tissue called as endosperm. ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हुआ है। इसके अंदर पॉलिनेशन में एक और चीज आती है। पॉलिनेशन जब होती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा रिपीट होता है। प्री बोर्ड्स में भी हमारे रिपीट हुआ और एनुअल में भी जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी बड़ी बार आया हुआ है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज प्लांट फ्लावर्स अडॉप्ट करेंगे कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बजाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ें। Give me 1 minute. ओके, अब हम आते हैं, अगर अगले इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद हमारे पास वो फंडामेंटल आया था क्वेश्चन, फ्रूट बनेगा सीड बनेगा। तो कभी कभी ये डिफरेंस फ्रूट के अंदर ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के जरिए कि फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट सीड्स या फ्रूट्स या सीड्स हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो, वो लास्ट में चैप्टर में आता है। पॉलीएम्ब्रायोनी, राइट, देन इट इज पार्थिनोकार्पी, पार्थिनो क्या नाम है, पार्थिनोगैमी, एंड देन इट इज एपोमिक्सिस। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस जो है वो हम क्यों एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं, वो एक माइटोसिस वाला पार्ट, उसका प्योरिटी ऑफ द जीन्स का पार्ट उसके अंदर लिंक कर दिया जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 1 में। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो जो चीज जिस तरीके से हमने प्लांट्स में किया था सेम पैटर्न वही रखना है। पैटर्न इन द सेंस मींस प्यूबर्टी तो पहला पार्ट है, जनरल सा पार्ट है, सबको पता है, वो उसकी कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं। लेकिन आगे आएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ द जेनिटेलिया, मेल एंड फीमेल, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ग्लैंड्स कौन से इन्वॉल्व है, मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, फीमेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन एक बार आया था, फीमेल जेनिटेलिया बनाया हुआ था और उसके अंदर अलग अलग लेबल्स पूछे गए थे कि ओव्यूलेशन किस पॉइंट पे होगा, फर्टिलाइजेशन किस पॉइंट पे होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहां तक होती है, गैस्ट्रुलेशन या इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, ये सारी चीजें आगे पूछी। ये भी एक लेवल एक बार क्वेश्चन आया था। मतलब इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट थिंग जो बच्चे को देखनी है वो ये कि स्ट्रक्चर उसको बनाना आना चाहिए, लेबल करना आना चाहिए, और फिर हर एक लेवल का फंक्शन उसको पता होना चाहिए। गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे जो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था एक सेट के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डायग्राम आई थी और उसका लेबल्स पूछे गए थे। और ये वाला तो नीट के अंदर कई बार आ चुका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी सीक्वेंसेस बना दी जाती है और पूछा जाता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो प्लॉइडी में गलती करते हैं। अगर मैं यूज करूं वर्ड मेल के अंदर तो स्पर्मेटागोनिया, देन कम्स उसके क्लोन्स, फिर आते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आता है स्पर्मेटिड, एंड फाइनली आता है स्पर्मेटोजोआ। तो प्लॉइडी जब पूछी जाती है तो पूछी जाती है कि इस पर्टिकुलर सेल की प्लॉइडी क्या होगी। तो एक दिमाग में यह रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सब डिप्लॉयड हैं, माइटोसिस से बने हैं, माइटोसिस से बने हैं तो डिप्लॉयड हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला सेल होता है जिसके अंदर मेयोसिस होती है, और मेयोसिस होने के बाद जो सेल बनता है वो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मेयोसिस हो चुकी है, तो अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये पहला हैप्लॉयड सेल बनता है। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। फिर एक होता है स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन वर्ड एक वर्ड यूज होता है, अक्सर यूज होता है। एक वर्ड आता है जब स्पर्मेटिड जो बनते हैं वो गोल से सेल होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजोआ ऑब्लोंग होता है, टेल होती है। स्पर्मेटिड के पास कुछ नहीं होता है, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन अक्सर बन जाता है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, या क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन कहां से ले रहे हैं। सर्टोली सेल का एक क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर। ये तो सर मेल का हमारे फंक्शन हमारे है। टीचर ने
हमारे टीचर ने बताया था कि जोआ मीन्स दैट इट कैन मूव, ऐसा कुछ है? यस, 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 वंडरफुल। जू जो होता है, हम जू में जाते हैं, वहां पे हम जानवरों को देखते हैं, पौधों को नहीं देखते हैं। गार्डन में हम्म। जाते हैं, हम पौधों को देखते हैं। तो वर्ड जो जू है, उसी से जोआ बना हुआ है। एनिमल्स की प्रॉपर्टी मूवमेंट है, मोबिलिटी है एनिमल्स की प्रॉपर्टी। प्लांट्स आर नॉट मोबाइल इन जनरल, सो द वर्ड जोआ मीन्स मोटिलिटी, मोबिलिटी। एंड अच्छा, ये इसी में एक और पॉइंट आएगा सर। स्पर्मेटिड बनता है, उधर फीमेल में ऊटिड बनता है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करके हम्म चलूं, ये कंपैरिजन हम्म सभी बच्चों को आना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड, ऊटिड, लेकिन लास्ट में मेल में आता है स्पर्मेटोजोआ। देयर इज नो oozoa because motility is with the sperm, it is not with the egg। तो ये क्वेश्चन एक डिफरेंस पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या सर, है। स्पर्म में शायद एक्रोजोम में भी कुछ पूछा जाता है। एक्रोजोम ये हाँ, शायद होता है अगर क्या स्पर्म में? राइट, राइट, अगर क्वेश्चन आता है, मैंने कहा ना स्ट्रक्चर्स, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम्म अक्सर रिपीटेड है। बहुत बढ़िया आपने पूछा, अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है। उसमें पहले होता था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो बच्चे को लिखना पड़ता था, डायग्राम बनानी पड़ती, लेबल करना पड़ता। अब हमारा सिस्टम थोड़ा सा सीबीएसई का चेंज हो गया है, गाइडलाइंस जो चेंज हो गई हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको इजी कर दिया उन्होंने। एक बना बनाया स्पर्म आएगा, उसके अंदर लेबल्स लिखे होंगे ABCD, और आपको करना है लिया, या फिर आगे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा लास्ट में। जैसे 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया स्पर्म का, स्पर्म बना हुआ है, 4 लेबल्स दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, सभी बच्चों के लिए है। 4 लेबल्स हैं, आधे नंबर का एक लेबल लेबल है, तो 2 नंबर बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो लास्ट में लिखा जाएगा व्हाट इज द रोल, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द रोल ऑफ मिडल पीस, और व्हाट इज द हम्म रोल ऑफ एक्रोसोम। ये हम्म 1 नंबर का पार्ट आएगा। तो एक्रोसोम जो है, वो आप थ्योरी में आप पढ़े ही हुए हो कि वो एक स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज करता है, जो स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। जब वो एग के जो आउटर लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना हम्म पिल्यूसिडा, उनको जब उसको हम्म पेनिट्रेट करके एग तक पहुंचना है, तो अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। ये वही है जो हमारे जॉइंट्स में होता है। इसको हम्म डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म, ये एक्रोसोम जो है, वो एक एंजाइम बनाता है, हाइलुरोनिडेस। ये डाइजेस्ट होगा तभी स्पर्म आगे पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। 2 नंबर के लेबल्स आ गए 4, और 1 नंबर का फंक्शन आ गया, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, मिडल पीस का क्या फंक्शन है, वो आ गया। तो इस तरीके से बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। फालतू लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। कम लिख के आएंगे, नंबर कट जरूर जाएंगे। सीबीएसई कभी फालतू में नंबर नहीं देता। दैट इज सर, ये व्हाट असर्शन रीजन को कैसे पढ़ें? जैसे हमने अभी पहले 2 चैप्टर के बारे में बात करी, तो असर्शन रीजन की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? किसी सैंपल पेपर का सहारा ले हाँ, या एनसीईआरटी की लाइनों को समझे, क्या करे? नहीं, 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 असर्शन रीजनिंग एक्चुअली में वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उससे नहीं आएगा। हम्म ये लैंग्वेज का पार्ट है, इसमें नॉलेज और लैंग्वेज टेस्ट होती है बंदे की। एक बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट होती है, असर्शन रीजनिंग उसमें आते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है, क्योंकि इस बार के जो पेपर है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, तो बच्चे की कॉम्पिटेंसीज चेक हो रही है एनईपी के हिसाब से। ठीक है, हम्म हमारी जितनी भी कॉम्पिटेंस है, उन्हीं का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आता रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने असर्शन रीजनिंग की बात की, ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं। उसका रीजन ये है, बच्चों को पहले फंडामेंटली ये पता होना चाहिए। मैं आने वाला था इस पॉइंट पे, आपने रेज कर दिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया किया। असर्शन रीजनिंग में 4 पॉइंट्स होते हैं, ABCD। उसके हिसाब से किसी बच्चे को सेलेक्ट करना होता है 4 में से एक आंसर। ठीक है ना? लेकिन स्टेटमेंट्स 2 होती हैं, एक का नाम असर्शन रख दिया जाता है, दूसरे का नाम रीजनिंग रख दिया जाता है। अब सोचने हम्म वाली बात यह है, अगर मैं लेके चलूं जो सीबीएसई का लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें था A मींस assertion is correct, reason is also correct, and reason follows assertion। ठीक है?
तो पहली दो टर्म्स क्या थी? assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। बी में भी क्या आता है? assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन डू नॉट फॉलो। क्लियर है? दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इन दोनों का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? जो दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो दोनों टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए। वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है उसको छोड़ दो, टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है? अब आते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। ऑप्शन सी में क्या लिखा होता है? assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो दोनों में से एक गलत हो गई। और डी में लिखा होता है assertion इज रॉन्ग बट रीजन जो भी दिया हुआ वो करेक्ट, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो बच्चे ने सबसे पहले ये ढूंढना है, बच्चे को बताया ये कि आपको पहले ये चेक करें कि साइंस के हिसाब से, टेक्निकलिटी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के बेस के ऊपर स्टेटमेंट वन दैट इज असर्शन वो ठीक है या गलत है। पहले इसको निकालो। उसके बाद जो रीजन दिया हुआ है वो नॉलेज के हिसाब पे, इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये निकालो। अगर दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गलत है, चाहे वो असर्शन गलत है चाहे वो रीजन गलत है, तो ए और बी आंसर्स कभी हो ही नहीं सकते। या तो आंसर आएगा सी या आंसर आएगा डी। दैट मीन चार में से नहीं निकालना है, दो में से निकालना है। अगर दोनों स्टेटमेंट में एलिमिनेशन से के कोई थ्रू भी एक जाएंगे। स्टेटमेंट गलत हो गई तो आंसर इज आइदर सी और द आंसर इज डी। इट कैन नॉट बी ए और बी। ठीक है? और अब इसका उल्टा क्या है? अगर दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन करेक्ट हैं, ठीक है, पहले वाली क्या थी? सी और डी क्या थी? दोनों में से एक गलत है। इस केस में ए बी नहीं है। अब ये वाला केस क्या है? इसमें दोनों इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली करेक्ट है। तो अब चेक क्या कर रहे हैं? रीजन जो है वो फॉलो कर रही है असर्शन को कि नहीं कर रही। अगर तो कर रही है तो ऑप्शन ए है, आंसर ए आएगा। और अगर नहीं कर रही है तो आंसर बी आएगा। दैट मीन चार में से चूज नहीं करना, सिर्फ दो में से चूज करना है। सबसे पहले ये जी। दोनों स्टेटमेंट्स अपने अपनी जगह पे करेक्ट हैं या फॉल्स हैं, ये चीज फोकस कर लो। असर्शन रीजनिंग कभी गलत नहीं होगा। और ये बच्चे आपने गलती बहुत इसी बढ़िया में करते बताया हैं, सर। वो चार में से ढूंढते रहते हैं। और वो गलती कहां करते हैं? रीजन फॉलोज कर रहा है नहीं कर। अच्छा, यहाँ पे भी एक और पॉइंट आता है, फॉलो करने वाला पॉइंट क्या आता है? जो चीज असर्शन में बताई जा रही है उसी के कंसर्निंग रीजन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी के बाद की सीक्वेंस होनी चाहिए। बिकॉज रीजन हैज टू फॉलो, रीजन हैज नॉट टू गो अहेड, इट हैज टू कम आफ्टर द assertion। वहां पे लिखा होता है रीजन फॉलोज assertion और रीजन डू नॉट फॉलो assertion। तो रीजन हैज टू फॉलो द assertion, दैट इज व्हाट द पॉइंट हियर इज। हाँ जी, आप सर कुछ कह रहे पहले थे? तो आया करता था कि, हाँ, पहले आया करता था कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये नहीं आता सर। नहीं, ये डिपेंड, मैं वही कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पढ़े, उसका मतलब समझे। क्योंकि ये जो रीजनिंग वाला टेस्ट है ये लैंग्वेज का टेस्ट है। लिखा क्या हुआ है, बता, ढूंढना क्या है, वो बंदे को पता होना चाहिए। मैंने आपको वो सर सिंपल एक चेंज कर देते एग्जांपल हैं। दिया, मैंने आपको एक वो सिंपल चेंज एक कर तरह देते का। हैं। हाँ जी, ये चेंज कर देते हैं सर, ऐसा कि ये भी आ सकता है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, रीजन फॉलोज असर्शन ये एक तरीका है, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी सेम टू सेम मीनिंग है। जो असर्शन चल रहा है उसी की एक्सप्लेनेशन है और उसी के बाद आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई कई जगह पे ये भी लिखा होता है, जैसे बहुत साल, बहुत पहले की बात है, अभी नहीं आता है, अभी पिछले एक दो सालों से जो आ रहा है वो यही आ रहा है, चल रहा है उसमें। ABCD का assertion and reason both are correct, reason follows assertion और reason is the correct explanation of assertion। B क्या आएगा? assertion reason both are correct and reason do not follows assertion or reason is not the correct explanation of the assertion। एक्सप्लेन हम कब करते हैं? जब क्वेश्चन होता है तभी तो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आंसर तो बाद में आता है ना। तो रीजन हैज टू फॉलो द assertion, दैट इज इट्स मीनिंग। ठीक है, जो दिया गया है ABCD की जो भी एक्सप्लेनेशन दी है उसको ध्यान से पढ़ें, आराम से हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल वही रहेंगे, या तो दोनों करेक्ट है असर्शन रीजनिंग। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज गलत है
तो आंसर या तो सी है या डी है, ए भी कभी नहीं हो सकता। और अगर दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली करेक्ट है, वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है छोड़ दो, टेक्निकली वो करेक्ट है, इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अगर ये सर बच्चा इसको मान के चल लेगा तो चार ऑप्शंस आती हैं, इसके चार वो आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग के, कभी गलती नहीं हो सकती। सर बहुत बढ़िया आपने बताया। सर मेरे को एक्चुअली बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा, वो क्या करते हैं कि वो चैप्टर पे नहीं गए, मान लो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, इस टाइम पे कुछ हम्म बच्चे ऐसे होते हैं कि चैप्टर पे नहीं जाते, कोई सैंपल पेपर उठा लेते हैं, अरिहंत उठा लेते हैं या कोई भी, हम्म और वो क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं। कभी वो हम्म असर्शन रीजन करने लगते हैं, कभी वन मार्क करने लगते हैं, तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन करने लगते हैं। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि जितने क्वेश्चंस में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर पहले वो चैप्टर पढ़ें वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, ये दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन की अपनी उसकी स्ट्रेटजी क्या रही है पूरा साल। अगर वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, रिवाइज हम्म किया हुआ है, तो उसको क्वेश्चन आंसर के लिए चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले ही उसने पूरी तरह पढ़ाई नहीं की, एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं, या बीच बीच में मान कुछ लो सर कंटेंट उसने पढ़ा है। मान लो सर उसने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाई नहीं, oogenesis पढ़ाई नहीं, वो फ्लो चार्ट नहीं पढ़ा, और हम्म, सीधा वो क्वेश्चंस कर रहा है। कैसे कर पाएगा? उसका बेस ही नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है उसके पास। नहीं, वो सॉल्यूशन देख के कर रहा है ना। अगर इसी स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर सपोज कीजिए इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ जाता है या असर्शन रीजनिंग आ जाती है, अब उसको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है। हम्म आप ये मतलब जो कभी धारणाएं आती है ना कि आप 10 ईयर पेपर कर लो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन पे हम्म क्वेश्चन तब करने चाहिए जब आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है। हम्म हम्म एग्जाम जो है वो मैदानी जंग जंग होता है, मैदानी जंग में जाते हुए ऑन द स्पॉट वहां पे एक नया हथियार नहीं निकाला जाता। हथियार वही इस्तेमाल किया जाता है लड़ने के लिए जो हथियार आप पहले इस्तेमाल कर चुके हो, आपको उसके बारे हम्म में पता है। वो हथियार चलाना कैसे है ये भी आपको पता है, और चलाना कब है ये भी आपको पता है। जंग तब जीती जाती है। मैं हमेशा एग्जाम को एक जंग मानता हूँ। वो बच्चे के लिए भी हम्म जंग होती है, टीचर के लिए भी जंग होती है। हम्म इसीलिए मेरा तो, मैं जब भी अभी बात करता था तो मैंने आज सुबह ही अपने बच्चों से भी बात किया है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि नया कोई चीज मत पकड़ो, जो ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी, उसी को गो थ्रू करो एक बार। टाइम है, इसका एडवांटेज उठाओ, एक बार फिर से एनसीईआरटी के अंदर गो थ्रू कर लो। अगर टाइम नहीं होता तो मैं किताब को कभी नहीं कहता, टाइम है तो किताब को सामने रखो, नोट्स को सामने रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए, चेकलिस्ट, चैप्टर शुरू कर रहे हो चेकलिस्ट बनाओ। चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो आपको आता है नहीं आता है, आने का मतलब आप उसकी डायग्राम बना सकते हो, आप उसके लेबल्स को पहचानते हो, आप उस लेबल्स का फंक्शन जानते हो। अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो आप लिख पाओगे। अगर ये सारी चीजें टिक हो रही हैं आपकी, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पता है। वरना बैठ के काम करो, टाइम है, यूटिलाइज करो। सर ये एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी आता है, कुछ आता है। बच्चे हैं पढ़ते हैं, हाँ। तो एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, एग्जाम्पलर जो है, देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी एनसीईआरटी के बेस पे, हम्म ठीक है ना। और एग्जाम्पलर्स प्राइवेट के भी आते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन, वो तो एग्जाम्पल्स है ना, आप कहीं से भी उठा सकते हो आप उसको। हम्म एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस किसी किताब से उठाए नहीं जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो भी बंदा बनाने वाला है वो खुद बनाता है। वर्डिंग्स मैच हो सकती हैं बिकॉज इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है, इज़म आर सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वर्डिंग सेम हो सकती हम्म है। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, तो मैंने भी यही बनाया, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। आप जब पूछोगे इसी चीज को तो आप भी यही कहोगे, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि एक्सप्लेन, दोनों को बिल्कुल कहा सही गया था बात। 3 नंबर का क्वेश्चन बनाओ, तो 3 नंबर का तो यही है भी हम्म एक्सप्लेन करो। तो इंग्लिश मैंने भी चूज की, इंग्लिश आपने भी चूज की। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने आपकी किताब में से उठा लिया वर्ड,
पेपर उठा लिया, तो किसी किताब में से उठा के, ये स्कूल्स में चलता है, इस किताब में से क्वेश्चन उठा लो, उस किताब में से ले लो, उस बंदे से ले लो, एक बंदे ने बनाया हुआ है वहां से ले लो, भैया अपना पेपर मेरे को दे दो, मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। ये स्कूल्स में चलता है, एनसीईआरटी के लेवल पे और नीट के लेवल पे तो कतई नहीं चलता। हर एक क्वेश्चन वो बंदा खुद बैठ, इट इज ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी इज द मेन क्राइटेरिया। मैं आज तक मैं कभी भी किसी के क्वेश्चंस कॉपी नहीं करता हूं, मैं खुद बनाता हूं, हर बार खुद बनाता हूं। रेपिटेशंस मेरे क्वेश्चंस की हो सकती हैं, लेकिन वो मेरे ही बने हुए क्वेश्चंस होते हैं। मेरे बने हुए क्वेश्चंस बाकी ले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी किसी की कॉपी नहीं करता। सर मतलब 5 to पूछना 10 है, मेरे मिनट्स को में क्या अगर आप पूछना है मेरे को पता है, मेरे को क्या पूछना है पता है, किस तरीके से पूछना है पता है। एक कॉन्सेप्ट को मैं, एक कोई भी कॉन्सेप्ट लो, जैसे ये अभी ओव्यूल का कॉन्सेप्ट है, या चलो ह्यूमंस के ऊपर आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन का ही कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है ना, प्रेगनेंसी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरे को पता है। आई नो, आई एम टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, आई नो हाउ टू मेक अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, how to make a skill based question, application based question, understanding, I know it. I can use the same menstrual cycle concept to make hundreds of 1 mark question, many 2 mark question, 3 mark question. I know how to make it. I can make it convert it into a diagrammatic question. I can make a sequential question. क्वेश्चन बनाना मुझे आता है, कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं, कितने नंबर का क्वेश्चन बनाना है वो मेरे को चाहिए, और मेरे को बस ब्लूप्रिंट के अंदर उसको फिट करना है। सो आई, मेरे को आगे पीछे से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा सब कुछ ओरिजिनल होता है जो भी होता है। सर जो पेपर बनाते हैं सीबीएसई के, उनको ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि ऐसा पेपर होना चाहिए पहले ही? नहीं, वो एक्चुअली में सीबीएसई के लेवल पे डिस्कशंस होती हैं, जो भी इनकी एग्जामिनेशन कमेटी है, वो सारा सीक्रेट है, मैं यहाँ पे खोलूंगा नहीं आपको, लेकिन एक जनरल सा मैं आपको बता देता हूँ। वो पहले बकायदा स्केचआउट्स बनते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, ये आपने देखे होंगे जो सैंपल पेपर्स आए हुए हैं। उसके बाद जो गाइडलाइंस दी आएगी, सीबीएसई के इतने सैंपल पेपर आए परसेंट सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इतने परसेंट ये वाले क्वेश्चन होंगे, ये ऑलरेडी गाइडलाइन स्कूल में पहुंच चुकी हैं, सर राइट। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, सीबीएसई के 3 सैंपल पेपर आते हैं, जो 2 या 3, तो इसी के आधार पे पेपर डिजाइन करने वाले को बोला जाता होगा कि ऐसा ही कुछ बनाना है नहीं, या कुछ। डिजाइन करने के लिए, डिजाइन जो पेपर बनाने वाले जो होते हैं उनके सामने सैंपल भी रखा जा, सैंपल भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनको पहले से बताया जाता है कि आपको ये टॉपिक्स अलॉटेड हैं, इन टॉपिक्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना है, आपको टेस्ट करनी है बच्चे हम्म की कॉम्पिटेंसी, हम्म या आपको नॉलेज बेस्ड बनाना है, या हम्म एप्लीकेशन बेस्ड बनाना है, राइट। हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कितने बनेंगे, आपको स्किल तो बेस्ड सर क्वेश्चन बनाना है, तो बंदा फिर उसी सर तरह से क्वेश्चन बनाता है। सर जब वो और क्वेश्चन बनाते होंगे, सर वो जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो बुक हाथ में रखते हैं एनसीईआरटी की एनसीईआरटी बुक, या एनसीईआरटी बुक बुक, ना? नो रेफरेंस बुक, नो एग्जाम्पलर्स, ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बुक। हाँ, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता था। अच्छा सर, फिजिक्स सिलेबस में भी ऐसा ही होता होगा? सभी सब्जेक्ट, एनसीईआर सीबीएसई का क्राइटेरिया है, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं उनका क्राइटेरिया है, किताब लिखने का काम एनसीईआरटी को दिया हुआ है, और पेपर को हम्म बनाने का काम सीबीएसई का है, पेपर बनाने का काम एनसीईआरटी का नहीं है, हम्म राइट। तो ये दोनों की दोनों गवर्निंग बॉडीज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, दैट इज ए हम्म कॉमन सेंट्रल एग्जामिनेशंस, हम्म बेस एनसीईआरटी का है। मतलब एनसीईआरटी किताबें जब लिखती हैं तो किसके बेस पे लिखती हैं, अपने अपने आप थोड़ी ना लिख देती हैं। गाइडलाइंस कौन सी होती है, जो करिकुलम है, करिकुलम करिकुलम। पहले बनता है, सिलेबस, उस करिकुलम को पूरा करने के लिए जो सिलेबस क्या होगा वो डिफाइंड होता है, ठीक है। हम्म इसके बेस पे जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस बनेंगे, और किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस बनेंगे वो भी डिफाइंड होते हैं, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, फॉर्मेट्स ऐसे थोड़ी ना बने होते हैं। इसको अगर आप एनईपी को लेके चलो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, तो उनके अंदर क्लियर जो है वर्डिंग्स हैं, क्या क्या हम टेस्ट करना चाहते हैं, हमारी एम क्या है, हमारी विजन क्या है। हम बच्चे को अगर कॉम्पिटेंसी, बच्चे की कॉम्पिटेंसी, बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं कि वो 12वीं क्लास करने के बाद सोसाइटी में अपनी जगह बना पाए, वो कैपेबल है कि नहीं है,
उसकी टेस्टिंग करनी है तो उसकी कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट करना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा। मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज अलग हैं, बायोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। वो सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्पिटेंसीज आती हैं उसके अंदर। लेकिन जो बेसिक कॉम्पिटेंसी है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन की कॉम्पिटेंसी, नॉलेज की कॉम्पिटेंसी, वो तो फंडामेंटल है सबके लिए। अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन बनाया सपोज करो, और वो क्वेश्चन जो है वर्डिंग बच्चे को समझ में ही नहीं आई, वो बच्चा उस पकड़, कभी कभी हम कहते हैं ना, या ये समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन, सर कहां से आ गया क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस है। हम्म। आउट ऑफ द सिलेबस कभी हम्म। क्वेश्चन नहीं होता। जो हम्म। वर्ड्स यूज किए गए थे, जो वर्ड्स की प्लेसमेंट की गई थी, बच्चे की लैंग्वेज उतनी रिफाइंड नहीं थी, बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन उतनी रिफाइंड नहीं थी, बच्चा उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, इसलिए बच्चा आंसर नहीं कर पाया। लेकिन किसी और जगह पे वो बच्चा जो था उसकी लैंग्वेज अच्छी थी, वो समझ गया लिखना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसने उसका आंसर कर दिया। ये एक सिचुएशन आती है, लैंग्वेज, वर्ड्स की प्लेसमेंट सारी के साथ। तभी मैंने कहा ना कि मैं वर्ड्स को रीअरेंज करके किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूं। कॉन्सेप्ट मेरे सामने दे दीजिए, फूड चेन और फूड वेब का लास्ट टाइम एनवायरमेंट की यूनिट में फूड चेन फूड वेब है, 10th क्लास के बच्चे सब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। पिरामिड्स हैं, फूड चेन्स हैं, फूड्स हैं, सब पढ़े हुए हैं। उसके बावजूद बच्चे की अगर गलती हो जाए, जबकि वो 10th में पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया। और मैंने अपने लेवल पे उसी चीज को लेते हुए एग्जाम्पल के साथ हाई ऑर्डर थिंकिंग में क्वेश्चन बना दिया, मैंने उसकी एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट करने की कोशिश की। वो नहीं अगर कर पाएगा तो कॉम्पिटेंसी में फेल हो गया वो। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब बड़ा सिस्टमेटिकली, एग्जाम इज वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सर स्कूल में जो हमारे ये तो पेपर्स बच्चों को। बनते हैं, जैसे कभी नॉर्मली जो स्कूल में देखता हूँ, कभी कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं, तो वहां पे हम्म। पेपर्स आते हैं, तो कभी जो जैसे न्यू टीचर्स कुछ आए हैं तो वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं, यार अपना पेपर भिजवा दो, किसी ने बनाया हुआ ये वाला पेपर, इस क्लास का पेपर हमारे को भिजवा दो। मैं कभी कभी मतलब मेरे को मैं क्या बताऊं उनको, मतलब दिल में बड़ा कभी कभी दुख होता है, यार एक टीचर बन के आया हुआ क्वालिफाइड इंसान है, वो पढ़ा लिखा है, एमएससी तो किया हुआ है उसने, पीएचडी भी किया होगा उसने, और वो हम्म। क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। मतलब हम किस ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन तो उसको बनाना आना चाहिए ना। बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे को टेस्ट कैसे करोगे, पढ़ाने की कैपेबिलिटी है सही तो बात है टेस्ट सर। करने की भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। खैर हम बिल्कुल अभी सर। बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट करते हैं। आ, हम्म। अभी जो 10 दिन में ये पेपर आने वाला है, उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। हम्म। यूनिट 1 जो है, जिसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसके अंदर प्लांट्स एंड हम्म। एनिमल्स हमने डिस्कस कर दिया है। हम्म। जो 3rd चैप्टर है, जिसके अंदर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हम्म। और फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये दोनों बर्निंग टॉपिक्स हैं। रीजन बीइंग पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, तो हमें कंट्रोल मेजर्स पता होने चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्लास में बात होनी चाहिए, बच्चों को सब हम्म। पता होना चाहिए इसके बारे में। कौन सा मेजर कब इस्तेमाल करना है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सर्टन मेजर्स विच आर टेकन फॉर अ मंथ, that is 28 days. There are certain measures which are taken only before mating. There are certain measures which are taken after mating. हम्म। ठीक है। सो द पर्सन, ये सीबीएसई यहाँ पे ना देखिए, आप में छोटी सी बात है ना, किताबें बड़े तरीके से लिखी जाती हैं। सीबीएसई और पॉलिसी जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, वो ये बताने की कोशिश करिए बच्चे को कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, एक्सप्लोजन क्या है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना है तो रिप्रोडक्शन होती कैसे है, वो पहले चैप्टर में आ गया। प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, वो आ गया। अब रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आप कौन कौन सी, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर पर्सन ऑफ 18 ईयर्स 17 ईयर्स, राइट, यू आर मैच्योर एनफ, समझ सकते हैं आप, सब कुछ जानते हो आप। तो इस उम्र में अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं, तो आप कौन सा मेजर लेंगे। You require a 28 days measure or a 4 days measure. That means once per week measure, once per day measure, once per week measure, or only at the time of the copulation you want that measure, or there was no measure at all. कोई भी तरीका नहीं था सेफ्टी का, मीटिंग हो गया, लेकिन अब आपके पास मार्जिन टाइम है 72 आवर्स का मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग,
तो उसका भी एक तरीका है। तो बच्चा कभी भी किसी सिचुएशन में पड़ जाए, टेक इट, बच्चा बड़ा हो गया है, वो किसी भी सिचुएशन में पड़ जाए, उसको अपनी जिंदगी का फैसला लेना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेजर्स कौन कौन से हैं। सो 28 डेज के मेजर्स क्या हैं, पर वीक वाला मेजर कौन सा है, बिफोर वाला मेजर, फिजिकल मेजर्स कौन से हैं, केमिकल मेजर्स कौन से हैं, इम्प्लांट्स कौन कौन से हैं, आईयूडीज कौन कौन से हैं। आईयूडी के ऊपर एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, मैं हर 2-3 साल से लगातार देख रहा हूँ, सीबीएसई में आ रहा है, नीट में आ रहा है, आईयूसीडी सर, आईयूसीडी आईयूसीडी मतलब मैं समझा नहीं। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हाँ हाँ, वो कंट्रासेप्टिव वर्ड आ गया बीच में, ओके, आईयूडी और आईयूसीडी व्हाटएवर इट इज। तो इम्प्लांट्स में कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर लगते हैं, और फिर वो यूट्रस वाला पार्ट आ गया, एक अलग से पार्ट आ गया। ये जो यूट्रस में कॉपर डी का नाम आता है इसके अंदर, ये रिपीट हुआ है लगातार 2 सालों से आ रहा है ये। तो उसके अंदर एक है हार्मोन वाली आईयूडी, और एक है क्या कहते हैं उसकी कैटाइन्स वाली आईयूडी, दैट इज कॉपर वाली आईयूडी। तो क्वेश्चन बाय नेम एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हार्मोन वाली कौन सी है, और क्या कहते हैं प्योर कॉपर वाली कौन सी है। तो अगर प्योर कॉपर वाली है तो उसका फंक्शन क्या है, कॉपर क्या करता है, और अगर हार्मोनल वाली है तो हार्मोन्स क्या क्या करेंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट हुआ था, पिछली बार भी आया था। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स में आ जाएगा। और फिर इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश हो रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद, मीटिंग होने के बावजूद, कई फैमिलीज होती है जिनमें बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है। हम कहते हैं फर्टिलिटी फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, हाई रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके बावजूद अगर फर्टिलिटी नहीं हो रही तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, फर्टिलिटी नहीं है, कॉन्सेप्शन नहीं हो रही है, तो असिस्टेंस कैसे दी जाएगी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आ जाएगी। गैमीट्स नहीं बन रहे मेल में या फीमेल में, तो क्या टेक्नोलॉजी है। गैमीट्स बन रहे हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो अंदर नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, तो आर्टिफिशियल कैसे करेंगे, राइट। और फाइनली आर्टिफिशियल करेंगे तो पूरे के पूरे 9 महीने तो उसको टेस्ट ट्यूब में नहीं रख सकते ना, तो उसको वापस यूट्रस में आपको डालना पड़ेगा। तो टेक्निक्स हमारे पास आती है गिफ्ट की, GIFT गिफ्ट, जो गैमीट के साथ रिलेटेड है, फीमेल के साथ रिलेटेड है। और फिर आती है जिफ्ट, ZIFT, ये आती है कि जब अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। और जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, ZIFT। अगर एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा रहा है, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट। उसके अंदर अगर गैमीट्स जो हैं वो मेल इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक आ जाती है उसके अंदर। तो वो मतलब सिर्फ इसमें ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से। अगर बच्चे ने पढ़ा नहीं भी है, मैं तो ये कहता हूँ अगर बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है, कोई एक बच्चा जिसने सपोज करो नहीं पढ़ा, टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ी, उसके पास टाइम नहीं था, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम ये है, भाई फीमेल में गैमीट नहीं बन रहा, एग नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गड़बड़ है, एग नहीं बन रहा है किसी वजह से, या ओवरीज जो है वो पॉलीसिस्टिक हो गई हैं, ठीक है ना, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बने हुए हैं, या ओवरी ही निकाल दी गया है किसी वजह से, एक ओवरी निकाल दी गई है तो एक साइकिल स्किप कर रही है, भाई कुछ भी प्रॉब्लम है, एग नहीं बन रहा। तो अब क्या करें, बायोलॉजिकल जो है फीमेल, प्राइमरी फीमेल उसमें तो बन नहीं रहा है, तो किसी सेकेंडरी फीमेल से गिफ्ट ले लो, तो टेक्नोलॉजी इज गिफ्ट, ठीक है ना। अगर सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम है, एग नहीं बन रहा था, बाकी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, तो किसी और का एग लेके आप उस टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजेशन को अपने अंदर कर सकते हैं, GIFT गिफ्ट। लेकिन अगर अंदर फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन पार्ट अंदर नहीं हो रहा, मे बी गैमीट मैच आउट नहीं कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री मैच आउट नहीं कर रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, स्पर्म्स मर जाते हैं, स्पर्म्स का काउंट कम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फीमेल से एक एग निकालो, मेल से स्पर्म्स को ले लो, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर दो। तो वो फिर
आ जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन जिफ्ट में चला जाओगे या एम्ब्रियो ट्रांसफर में चले जाओगे। तो बस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा हमारे। ये तो था यूनिट 1 का पार्ट। अगर आपकी थोड़ी सी इजाजत हो तो मैं यूनिट 2 को टच कर दूं। हाँ सर, कर सकते हैं सर। थैंक यू। बैटरी थोड़ा लो हो रही है सर, थोड़ा स्पीड में करेंगे बस। कर दो आप। ओके, कर सकते यूनिट हैं 2 है जेनेटिक्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर सर। बच्चों को सबसे पहले तो ये देखना है कि उनको क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैरेक्टर्स है उसको अरेंज करना है। उनको पता होना चाहिए डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है। उनको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज मेंडल ने कितने दिए हुए हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, राइट, इन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके बाद फिर उसको पता होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर होता है उसके दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक पापा से मिलता है और एक मम्मी से मिलता है। दैट मीन एक तरह के दो होंगे, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है ना। इस तरह से उसको पेयरिंग करनी है। उसको गैमीट को बनाना आना चाहिए। सबसे पहली चीज, बच्चों हमेशा दो लाइनें खींच के उसके ऊपर कैपिटल टी लिखें, स्मॉल टी लिखें, राइट, दो लाइनें। फिर जब दो लाइनें को मतलब है डिप्लॉयड कंडीशन। अब इसके गैमीट्स को बनाएं, क्योंकि गलती होती है गैमीट बनाने में। गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस में डिप्लॉयड नंबर हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो क्रोमोसोम में से अलग अलग हो जाएंगे। एक गैमीट के पास एक क्रोमोसोम बचेगा, दूसरे गैमीट दूसरे क्रोमोसोम। तो जब ये अलग अलग हो रहे हैं, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब वो दोनों इकट्ठे पड़े, तो दिस इज टॉल एंड दिस इज सपोज करो शॉर्ट। जब ये दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं तो इनमें से टॉल दिख रहा है, शॉर्ट नहीं दिख रहा है, शॉर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सारा खेल मियोसिस में हो रहा है। बच्चे गैमीट बना दिए। अब आपने एक मेल गैमीट को लिखा, फीमेल गैमीट को लेना है, जो लिखा हुआ है कैपिटल टी लिखा है तो उसको फर्टिलाइज कर दो, स्मॉल टी लिखा है तो उसको फर्टिलाइज कर दो। गैमीट अगर सही बने हैं तो आंसर हमेशा सही आएगा। और जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाओगे तो आपने फिर से दो लाइनें बनानी है। अब आपने दो कैरेक्टर्स चूज करने हैं। सपोज करो आपने राउंड शेप एंड येलो कॉटिलेडन्स वाला कॉन्सेप्ट चूज कर लिया है। तो कैपिटल आर एक क्रोमोसोम कैपिटल आर के ऊपर कैपिटल वाई कैपिटल डोमिनेंट वाई। लिखोगे। हाँ जी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हाँ वो ही कह रहा हूं। हाँ, डोमिनेंस को आप कैपिटल में शो कर दो, रिसेसिव को आप स्मॉल में शो कर दो। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, एक पेरेंट बनाओगे आप, पेरेंट के पास दो क्रोमोसोम बनाओगे, दो क्रोमोसोम के ऊपर दो कैरेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। तो कैपिटल आर एक क्रोमोसोम पे सारा का सारा कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल आर फॉर राउंड शेप, कैपिटल वाई फॉर येलो कॉटिलेडन्स। और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल आर होना चाहिए और स्मॉल वाई होना चाहिए, राइट। तो ये आपको, अच्छा पेरेंट जब बनेंगे तो वो होमोजाइगस बनेंगे, मेंडल का कॉन्सेप्ट है। होमोजाइगस डबल डोमिनेंट, दूसरा क्या होगा, होमोजाइगस डबल रिसेसिव, राइट। अब इनमें से एक ले लो और दूसरे में से एक ले लो तो ये F1 में आ जाएगा। आपके पास गैमीट्स बन गए हैं, फर्टिलाइजेशन कर दिया, F1 आ गया। F1 की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करोगे तो आपके आ जाएंगे फिर फोर टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो जब आप डाई हाइब्रिड में जाते हो तो आप चार तरह के गैमीट्स बनाते हो। चार पेरेंट फादर की तरफ से, चार मदर की तरफ से। तो 4 into 4 इज 16 कॉम्बिनेशंस। लेकिन जब आप मोनो हाइब्रिड में जाते हो तो आप दो बनाते हो फादर वाली साइड पे, दो बनाते हो मदर वाली साइड पे। तो 2 into 2 इज 4 कॉम्बिनेशंस। दैट इज वाई योर मोनो हाइब्रिड रेशियो इज 3:1, दैट इज इक्वल टू 4 टोटल। or your dihybrid ratio is 9:3:3:1, that is total 60। ये तो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। मेंडल ने डोमिनेंस को ढूंढा था, और इसके अलावा जितने भी रूल्स डिस्कवर हुए हैं, और मेंडल ने एक तरह के दो अल्टरनेटिव एलील्स को ढूंढा था, डाई एलिलिक, डोमिनेंस एंड डाई एलिलिक। दिस इज मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। इनको छोड़ के जितनी चीजें और डिस्कवर हुई वो सारी नियो मेंडलिज्म में है। मेंडल के बाद डाई एलिलिक की जगह पे क्या आ गया, पॉली एलिलिक, ट्राई टेट्रा पेंटा पॉली एलिलिक में आ गया। उसके बाद डोमिनेंस की जगह पे क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, करेक्ट। और एक तरह के जीन का एक तरह का इफेक्ट, उसकी वजह से, उसकी बजाय एक और चीज सामने क्या आ गई, प्लियोट्रॉपी, एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट। तो वो नियो मेंडलिज्म में आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। रेड फ्लावर प्लस व्हाइट फ्लावर इज इक्वल टू पिंक फ्लावर, ब्लैक कलर कोड, व्हाइट कलर कोड इज इक्वल टू ग्रे कलर कोड। ये सारे एग्जांपल्स आपके। या
ब्लड ग्रुप में आ जाते हैं तो वहां पे एक से ड्रोसोफिला, ज्यादा एलील्स आ जाते हैं, एक से ज्यादा एलील्स आ जाते ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला भी तो आता है ना इसमें? हैं। हाँ, वो उसमें डायहाइब्रिड में ड्रोसोफिला। आएगा ना सर, डायहाइब्रिड में। हम्म, हम्म, जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो मटर में से, पी प्लांट में से किया था, राउंड एंड येलो का। इसी को एनिमल्स के ऊपर लगा दो, ड्रोसोफिला का आई कलर एंड विंग, दोनों को हम्म, उसको कॉम्बिनेशन कर लो। लिंकेज में एक और चीज आती है, ये जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज का, जिसमें डाइहाइब्रिड हम हम्म, क्रॉस बनाते हैं। लिंकेज मीन हम्म, दो अलग अलग जीन्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये एक यहाँ पे पड़ा है, दूसरा यहाँ पे पड़ा है, दे आर सो क्लोज कि इनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती। क्रॉसिंग हम्म, ओवर जो होती है वो अलग अलग कर देती है, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वो अलग अलग नहीं हो सकते। दैट मीन जुड़े हम्म, के जुड़े रहेंगे। दैट मीन जिसके हम्म, पास जाएंगे दोनों इकट्ठे जाएंगे। देन वी कॉल देम एज हम्म, लिंक्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट देयर आर टू जीन्स present on one chromosome. They are so close to each other that there is least possibility of crossing over. So हम्म, the two genes remain together in generation after generation. They remain together. We call them as linkage. तो ये एक पूरा पेज बना हुआ है। मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में एक सेट के अंदर, मेरे ख्याल 2 सेट्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। वो जो डायग्राम है लिंकेज वाली, जो किताब में एनसीईआरटी में बनी हुई है, उसका पहला हिस्सा आया था, आधा हिस्सा, आधा पेज आया था, और परसेंटेजेस लिखी हुई थी। क्रॉस ओवर परसेंटेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कितने बने, 98%। न्यू कितने बने, 2%। तो ज्यादातर पेरेंटल बने। दूसरा उसका क्या था, पेरेंटल कितने रहे थे, 50% समथिंग समथिंग, और न्यू कॉम्बिनेशन कितने थे, वो भी 48% करके कुछ थे, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। पूछा गया था दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सीधा सा जवाब था इसका, जिसके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन 50% के करीब बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो वो तो है हम्म, नॉर्मल मेयोसिस, डाइहाइब्रिड हम्म, रेशियो। लेकिन जिसके अंदर 98% पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, राइट, तो वो था लिंकेज का कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों जीन्स जुड़े के जुड़े जा रहे हैं आगे। तो ये तो सिर्फ इनहेरिटेंस वाले पार्ट में था। इसका जो दूसरा चैप्टर है जेनेटिक्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक का मॉडल। फिर जो स्ट्रक्चर बना था उसके कुछ रूल्स थे, चेरगैव्स रूल, और वो 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। दैट मीन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है चेरगैव्स रूल का। ठीक है, उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट स्टेप इसका कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसका प्रूफ क्या है। तो पहले एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आता है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जो माइस के ऊपर किया था, न्यूमोकोकस का। तो ग्रिफ्थ ने भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया फाइनली, कि कुछ ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो क्या है कुछ मेरे को पता नहीं। इसका प्रूफ किसने निकाला था, जो आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे। अब इसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट देखो साइंस की क्या हो रही है। ग्रिफ्थ ने तो डीएनए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया था, उन्होंने डीएनए का निकाल दिया था, ठीक है ना। लेकिन आगे हर्षे चेस चले जाते हैं, वो कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस किसने दिया, हर्षे चेस ने दिया। बिकॉज हर्षे हम्म, चेस सेलेक्टेड रेडियोएक्टिव एटम, नॉट अ मॉलिक्यूल, नॉट a compound. They selected only an atom. Radioactive phosphorus जो नाइट्रोजन से। होता है, phosphorus is a part of DNA. It is not a part of proteins. And sulfur तो is a part of नाइट्रोजन लिया था, proteins. नाइट्रोजन लिया था क्या डीएनए एक्टिव पार्टिकल? नहीं नहीं, वो 1014। नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट अलग है, वो है सेमी अच्छा कंजर्वेटिव अच्छा। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। वो ओके ओके। रेप्लिकेशन में होता है। डीएनए जब अपने आप को डुप्लीकेट करता है, तो वो कंजर्वेटिव हम्म, तरीके से डुप्लीकेट करता है या सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। मतलब वो डुप्लीकेशन में कितना पेरेंट का हिस्सा प्रिजर्व रहता है, पूरा का पूरा प्रिजर्व रहेगा तो कंजर्वेटिव है, अगर वो रेंडमली प्रिजर्व रहेगा तो डिसरप्टिव है, अगर आधा प्रिजर्व रहेगा और आधा नया बनेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना डीएनए की एक। तो फाइनली हमने हम्म, प्रूव किया था कि पेरेंट की एक इंफॉर्मेशन पूरी रहनी चाहिए, न्यू इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कॉपी होगी, क्योंकि डीएनए इज अ डुप्लेक्स। ऑन वन साइड इट इज हम्म, एडेनिन, ऑन अदर साइड इट हैज थाइमीन, हम्म, राइट। तो वो फिर प्रूफ जो दिया था, दैट वाज नाइट्रोजन वहां पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो वो था सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म वाला। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डीएनए
कंक्लूसिव एविडेंस कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनली हर्षे चेज ने वायरस का इस्तेमाल करके और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, उसने वायरस के अंदर दो ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या वायरस का कोट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, तो उसके अंदर फास्फोरस होगा, सल्फर नहीं होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन है उसके अंदर सल्फर होगा, फास्फोरस नहीं होगा। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्लान आउट किया, वायरस को तैयार किया। एक वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से तैयार किया, दूसरे वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर से तैयार किया, और जब बैक्टीरिया को अटैक कर दिया फिर सेंट्रीफ्यूज किया। वो 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। इन्फेस्टेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूज। ये 3 स्टेप में आता है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा एक एक नंबर में, और अगर लिखने में आएगा तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा। अगर बच्चे ने हर्षे-चेज़ ध्यान से कर लिया, स्टेप 1 इन्फेक्शन, स्टेप 2 ब्लेंडिंग, स्टेप 3 उसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट है, और उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी वाला पार्ट जो पार्ट है उसका, अगर 3 स्टेप लिख दिए, 3 में से 3 कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इसका जेनेटिक्स वाला पार्ट है। उसके बाद फिर इस चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट था वो जो आपने अभी बताया, डीएनए तो हमने प्रूव कर दिया, तो डीएनए डुप्लीकेट कैसे करता है। बट पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का डीएनए बच्चों में आ गया, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन बच्चों में आ गई, तो हम 1 से 2 बनेगी तभी तो बच्चों में जाएगी ना। तो वो डीएनए जी डबल कैसे होता है, डुप्लीकेट कैसे करता है, दैट इज रेप्लिकेशन। इसका प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव है। तो ये था नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन 14 नॉर्मल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15 हैवी नाइट्रोजन, ये वाला था। उसके बाद इसके बाद हम आते हैं कि सर। डीएनए जो होता है वो एक्सप्रेस कैसे करता है। तो डीएनए हमने देख लिया जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, हमने डीएनए को प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कैसे करता है। अब आता है क्वेश्चन, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर कैसे आती है। दैट मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन दो हिस्से, दो तरह की है। सर प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एसपी सर। हाँ हाँ जी सर। एसपी सर, बैटरी एक्चुअली डाउन हो गई है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 या 2 दिन में टाइम लगा करके अगर आप मेरे साथ फिर जुड़े, और ओके। नाइट में भी हम कर सकते हैं। और इसमें बच्चों के फायदे के लिए आप ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक अगर बंच बना पाएं और हमारे साथ शेयर कर पाएं, तो जिससे जो वीक स्टूडेंट है, स्लो लर्नर है, तो उनको काफी फायदा मिले, क्योंकि आपके गैस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ सकते हैं एग्जाम में। वो प्लान आउट कर लेंगे अभी, लेकिन सबसे हम्म। बड़ी बात ये हो जाएगी कि अगर वीक बच्चों को आप, मतलब दो चीजें हैं ना, वीक बच्चों को आप क्वेश्चंस अगर पहली बार देंगे, हम्म। राइट, तो सारे के सारे उनको करने पड़ेंगे, टाइम हम्म। नहीं बचेगा सर। अगर हम्म। उनको सीबीएसई के सैंपल पेपर्स या कुछ हम्म। सैंपल पेपर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सैंपल हम्म। पेपर्स उनको करने के लिए कहें, लेकिन उससे पहले उनको कहें वीक बच्चों को कि कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। जैसे एक तरीका है ना, जैसे अभी इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे, अगर वो इस चैप्टर को, जेनेटिक्स में हमेशा गलती करते हैं, अगर वो इस चैप्टर को ऐसे पढ़े, ये वाले चैप्टर को,